सॉरी। लोकल होस्ट, करंट मंथ, करंट डेट, पीएचपी फॉर्म्स। तो हमारा टॉपिक है पीएचपी में फॉर्म्स के अंदर फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है। तो सुपर ग्लोबल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गेट एंड पोस्ट क्या काम करते हैं। द पीएचपी सुपर ग्लोबल्स डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा। तो आज के सेशन में ना आपको गेट और पोस्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, बेसिकली कब और कहाँ इसको यूज़ करना है हमने। ठीक है। दोनों का काम ही डेटा को सबमिट कराना है, दोनों ही में डेटा कैप्चर करके प्रोवाइड कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अ सिंपल एचटीएमएल फॉर्म एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक नेम और एक ईमेल का फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है। और अगर हम लोग अपनी फाइल को यहाँ ओपन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर मेथड क्या देख रहे हैं, पोस्ट। अगर मेथड पोस्ट लगा हुआ है इट मीन्स कि आपको यूआरएल में कुछ भी डेटा दिखाई नहीं देगा। दूसरा, हमने इसमें एक एक्शन सेट किया हुआ है डेमो वन। डेमो वन क्या है, जो बेसिकली आपका डेटा कैप्चर करेगा और आपको रिटर्न करेगा कि भाई आपने क्या सबमिट किया डेटा इसके अंदर। ठीक है। तो हमने लिखा पीएचपी एको डॉलर पोस्ट और जो हमारी फॉर्म का फील्ड का नेम है वो हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। सो जैसे कि आप यहाँ देखोगे इसमें, यहाँ पर हमने फील्ड का नेम क्या रखा है, ईमेल एंड नेम। सेम वैसे हमने यहाँ पर पोस्ट में नेम को कैप्चर किया, पोस्ट में ईमेल को कैप्चर किया। तो ये जो हम लोग मेन ब्रैकेट लगा रहे हैं क्या है, ये बेसिकली एरे होता है। पोस्ट और गेट दोनों एरे फॉर्म में डेटा को कैप्चर करते हैं। ठीक है। की इक्वल टू वैल्यू क्या है, तो की क्या हुआ, नेम एंड ईमेल। वैल्यू क्या हो, जो यूजर्स में पुट करेगा। ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम लोग यहाँ से जैसे एक नेम हम लोग यहाँ से सबमिट कर देते हैं और एक ईमेल, तो आप यहाँ देखोगे सबमिट करने पर हमें क्या हो रहा है, रिसीव वेलकम आर्यन, योर ईमेल आईडी इज दिस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद आवर न्यूज़लेटर। फॉर एग्जांपल जो भी आपने मैसेज रिटर्न कराना है वो अपना यहाँ पर डाल सकते हो। तो देखो ये मैसेज हमने लिख के अपनी डेमो वन फाइल में मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से एक्शन फाइल आपकी काम करती है। तो ये तो हुआ कि जस्ट अभी हम लोग डेटा ये चेक कर रहे हैं कि यूज़र सबमिट क्या कर रहे हैं। और एक हफ्ते के बाद में आप बैकएंड तक जब पहुंच जाओगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा बैकएंड में सेव भी हो जाए और हमें फ्रंट एंड पर रिट्रीव भी हो जाए। ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, बैक करते हैं यहाँ से। When the user fill out the form above the and click the submit button, the form data is sent for processing to PHP file named is demo1.php. The form data is sent with the HTTP post method. तो जो पोस्ट होता है वो HTTP के साथ काम करता है, लेकिन गेट जो होता है वो HTTP के साथ काम नहीं करता है। मेजर डिफरेंस ये आता है। टू डिस्प्ले द सबमिटेड डेटा यू कुड सिंपली एको ऑल दी वेरिएबल्स द डेमो वन PHP लुक्स लाइक दिस। तो मैंने कमेंट करके यहाँ पर डाला हुआ है, कुछ इस तरह से आपको इसका डेटा दिखने वाला है। द आउटपुट कुड बी सबमिटेड लाइक दिस, यानी कि आउटपुट हमें क्या रिसीव हो रहा है, जैसे हमने वहाँ पर जो किया था प्रीतिवार में, तो हमने कुछ इस तरह से डाला था डेटा। ठीक है। यहाँ जैसे हमने आर्यन को डाला है। दूसरा एग्जाम्पल है सेम एग्जाम्पल बट द मेथड इज सेट टू गेट इंस्टेड ऑफ पोस्ट। गेट में क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई डेटा प्रोसेस करेंगे, एक तो वो हमें यूआरएल में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरा डेटा कोई यूआरएल में होता है तो इजीली कोई उसको बुकमार्क करके रख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बुकमार्क कर दूँ तो क्या होगा, मान लीजिए अब इन फ्यूचर जब भी मुझे इसको चेक करना होगा तो इसके अंदर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन मुझे कभी भी देखी जा सकती है। कहाँ गया बुकमार्क, ये रहा बुकमार्क में, यहाँ जाइए, दिखाई दे रहा है आर्यन एंड। ठीक है। दूसरा मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, हिस्ट्री में भी हमारा ये दिखाई देता है। तो ये सिक्योर नहीं होता है, ध्यान रखना। उस केस में यूज़ नहीं करना है जिस केस में आप कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें परफॉर्म करा रहे हो, लाइक पासवर्ड या पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है। तो गेट का फिर यूज़ कहाँ आता है, तो जनरली जब भी कभी हम लोग किसी फॉर्म को एडिट की रिक्वेस्ट डालते हैं ना, कि भाई लाइक मेरा कोई प्रोफाइल बना हुआ है तो मुझे उसको मॉडिफाई करना है, तो आप ऐसे ही आप यहाँ से यूआरएल में डेटा भेजते हो और फिर आप उसके बेसिस पर अपडेट करते हो। तो जब आप बैकएंड के साथ देखेंगे तो आपको गेट और अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए बैक करेंगे यहाँ से। तो समझ में आया गेट का। तो डेमो 2 फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या चेंज किया, डेमो 2 फाइल में हमने यहाँ पर पोस्ट की जगह क्या लगा दिया, सिर्फ गेट, और हमें डेटा कैप्चर हो गया।
The code above is quite simple and it does not include any validation. You need to validate form data to protect your script from malicious code. ठीक है, यानी कि अगर आप इस तरह का कोई गेट में काम कर रहे हो तो एक तो आपका डेटा वैसे ही रिवील हो रहा है, हैकर्स स्पैमर्स को आपका डेटा पता चल जाएगा बेसिकली आप क्या चला रहे हैं इसके अंदर. Think security when processing PHP forms. This page does not contain any form validation. It just shows how you can send and retrieve form data. However, proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. ठीक है. So get versus post. Both get and post create an array. Example array key 1 value 1, key 2 value 2, key 3 value 3, which means लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी आप अपने फॉर्म के अंदर लगा रहे हो तो उसका कोई ना कोई नेम रखोगे आप. तो जो नेम है वो क्या है, की, और जो यूज़र उसमें फिल कर रहा है वो क्या है, वैल्यू. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, हम लोग पीएचपी में पढ़ चुके हैं एसोसिएटिव एरे. तो एसोसिएटिव फॉर्म में हमारा डेटा पीएचपी के गेट और पोस्ट में वर्क करता है. दिस एरे होल्ड्स की एंड वैल्यू पेयर्स वेयर कीज आर द नेम ऑफ द बोथ फॉर्म कंट्रोल्स एंड वैल्यू आर द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर. ठीक है. Both get and post are treated as $_get and $_post. These are super globals, which means they are always accessible regardless of scope. You can access them from any functions, class or file without having to do anything special. तो यहाँ हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे. हमने कहाँ डाला है, नीचे आइए और नीचे आइए. विदाउट है, ठीक है, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग स्पेशल. अभी सही. $_get is an array of variable pass the current script via the URL parameter, and $_post is an array of variables passed to the current script via the HTTP post method. तो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जब हम लोग किसी डेटा को भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, आपका सेफ एंड सिक्योर हो जाता है. ठीक है. व्हेन टू यूज गेट, वो क्वेश्चन आता है. इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ फॉर्म व्हाइल द गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन. ऑल वेरिएबल्स नेम एंड वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन द वेरिएबल. यहाँ मिस्टेक हुई है, इसको सही करेंगे. क्या था, डिस्प्लेड, कहाँ मिस्टेक था. ऑल द वेरिएबल्स, इसी लाइन में पढ़ा था ना हमने कई बार, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था. ऑल वेरिएबल्स नेम्स एंड वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन द यूआरएल. यहाँ पर displayed in the URL. Get also has limits on the amount of information to send. The limitation is about 2000 character. तो गेट के अंदर जैसे हम लोग पहले भी जावास्क्रिप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, गेट और पोस्ट अनलिमिटेड डेटा प्रोसेस कर सकता है, गेट लिमिटेड अमाउंट में डेटा को प्रोसेस करता है. तो इंक्लूडिंग वाइट स्पेस आप 2000 कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन को गेट में चला सकते हो. ठीक है. However, because the variables are displayed in the URL, it is possible to bookmark the page. This can be useful in some cases. जैसे अभी मैंने आपको bookmark करके दिखाया था. Get may be used for sending non-sensitive data. यानी कि जिसमें आपको लग रहा है कि अगर किसी को पता भी चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. Note: Get should never be used for sending password or other sensitive information, like कोई भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है. आप अगर अपनी ईमेल को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, जो भी आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है वो गेट में हमें कभी भी सबमिट नहीं कराना है. व्हेन टू यूज पोस्ट, इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ फॉर्म विद द पोस्ट मेथड इज इनविजिबल टू अदर्स. ऑल नेम्स एंड वैल्यूज आर एम्बेडेड विद इन द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट एंड हैज़ नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सेंड.
तो जैसे वर्डप्रेस एक काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप क्लाइंट हो और डेवलपर ने आपको एक वेबसाइट वर्डप्रेस में बना के दे दी, तो जब भी आपको कोई पेज बनाना होगा तो आप उसके डायनामिक फंक्शन की हेल्प से बहुत इजीली पेज बना लेते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना भी डेटा आप उसमें डालोगे वो पोस्ट हो जाएगा और वेबसाइट पर लाइव इंस्टेंट दिख जाएगा आपको। तो वहाँ पर क्या चलता है, पोस्ट चलता है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि मुझे लार्जर अमाउंट में काम करना है और सिक्योर वे में काम करना है, तो पोस्ट मेथड ही यूज़ होता है। ठीक है। Moreover, POST supports advanced functionalities such as support for multi-part binary input while uploading files to server। अब ये क्या चीज़ है, HTML में एक आपने पढ़ा होगा इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, फाइल क्या करता है आपकी, अगर हम लोग इनपुट टाइप फाइल सिंपल लिखते हैं तो हमारी एक क्या होती है, सिंगल फाइल अपलोड होती है। अगर हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप फाइल और मल्टीपल लगा देते हैं अगर, तो हम लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को वन गो में अपलोड कर सकते हैं। तो एक नोटिस क्या होगा आपने, जब भी हम लोग किसी फाइल को किसी को भी शेयर करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, तो आप देखते हो उसका नेम ऑटोमेटिकली जब डाउनलोड होता है तो चेंज हो जाता है। उस नाम में कभी नहीं आता जिस नाम में हमने उसको अपलोड किया होता है। जैसे व्हाट्सएप पर आप जब भी डाउनलोड करते लिखा था व्हाट्सएप इमेज, देन आगे कुछ भी एक इनक्रिप्टेड नेम लिखा आता है, तो वो क्या है, वही है आपका इनक्रिप्शन बेसिकली। तो ये क्या करता है, इस मल्टी पार्ट बाइनरी की हेल्प से आपकी फाइल को सिक्योर कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर VS कोड में एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, या जैसे मैं आपको ड्रीमवीवर के ऊपर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ध्यान रखना है, स्पेशली मल्टी पार्ट का यूज़ तभी करना है जब आप अपने फॉर्म में यूज़र से कुछ अपलोड करवा रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी इसका यूज़ नहीं करना है हमने। हमने यहाँ से एक फॉर्म बनाया, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ इनक्रिप्शन नीचे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। समझा रहे हैं? इसका काम यही होता है कि जो भी डेटा इसमें अपलोड हो तो मेरे बैकएंड कोड के पास फिर ये होल्ड आ जाता है कि भाई मैं उसके नेम को किस नेम से रीनेम करना चाहता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको अपना ये बैकएंड खोल के दिखाऊँ यहाँ से, तो हमने PHP में जो कोड किए पहले के जो बैचेस हमारे हो चुके हैं, तो जब उन्होंने कोई इमेज अपलोड किया तो हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि कोई ये ना पता लगा पाए कि उस फोल्डर में उस इमेज का नेम क्या है। क्योंकि आपको पता है, देखो जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप इंस्पेक्ट मोड में जाओगे तो आपको पता तो चल जाता है कि इमेज कहाँ से आ रही है, तो फोल्डर तो हमें ऊपर दिख ही जाता है URL के अंदर। तो अगर वो पता चल गया किसी को तो कोई भी सारी इमेज वन गो में डाउनलोड कर सकता है, एक एक करके क्यों डाउनलोड करेगा, लेकिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग नाम को बदल देते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, इसमें लेट्स से शॉपिंग के अंदर, शॉपिंग को रहने दो, मैंने कहाँ लगाया होगा, इसमें यूज़र के नाम से टेबल होगा, और अगर मैंने इसमें यूज़र टेबल यूज़र्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैंने पासवर्ड को इनक्रिप्टेड किया हुआ है। ऐसी इमेज भी इनक्रिप्ट हो जाती है, सब में होता है। वर्डप्रेस शॉपिंग के अंदर प्रोडक्ट्स, इस पर हमने नहीं यूज़ किया हुआ है, कहाँ होना चाहिए, किसी बैच में करके हमने दिखाया था, MyDB यूज़र ऑथेंटिकेशन, डेमो यूज़र, MySQL परफॉर्मर, टेबल प्रोडक्ट, ये देखो दिखाई दे रहा प्रोफाइल पिक्चर। तो किसी को मेरे इसमें ये ना पता चल जाए कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, हमने उसका नाम क्या करा, एनोनिमस सा बनाया और आगे क्या लिख दिया .jpg। अब कोई कितना दिमाग लगा ले, इतने कॉम्बिनेशन में तो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, कि वो ढूंढ के निकालने की भी हमारी इमेजेस किस नाम से स्टोर है वहाँ पर, तो वो एक ही इमेज को फैच कर सकता है, जिस इमेज को राइट क्लिक करके ओपन राइट इन न्यू टैब कर देगा, है ना। हमारी पूरी डायरेक्टरी तो नहीं खुलने वाली। पूरी डायरेक्टरी का पता किस केस में चल सकता है, जैसे मान लो हमने टेबल प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ देख रहे हो ये मैंने सारी इमेज फ्लिपकार्ट से डाली है लाइव उठा के। ठीक है, तो ये भी लाइव आ रही, तो इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पर हमने अपलोड करके, जैसे शॉपिंग के अंदर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कॉलम अगर हम लोग देखें बैकएंड के अंदर,
तो हमने यहाँ पर एक बनाया होगा यूज़र ऑर्डर प्रोडक्ट एडमिन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं होना चाहिए ये। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डिव की कोडिंग में हम लोग बैकएंड में ही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो ये सारी इमेजेस के नेम लिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने एक स्मार्ट मूव ये लगाया था, हमने इसमें डायरेक्टरी नहीं बताया कि कहाँ रखी हमारी फोटोग्राफ। हम फ्रंट एंड पर लेते वक्त बता रहे हैं पाथ क्या है, लेकिन बैक एंड में डालते वक्त नहीं बता रहे, ताकि एंड यूज़र को पता ना लगे कि हमारे सारे इमेजेस किस फोल्डर पर रखे हुए हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है इस तरह से काम करने की। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी इजीली आपकी फाइल्स का सोर्स पता लगा सकता है, जिससे आपका डेटा जो होता है वो सिक्योर नहीं रहता फिर। चलिए, तो ये हमें क्लियर हुआ। However, because the variable are not displayed in the URL, it is not possible to bookmark the page. तो यानी कि अगर मान लो मैंने इसमें कोई डेटा सबमिट कर भी दिया, तो इसको कोई अगर बुकमार्क कर भी ले तो मैंने क्या भेजा किसी को नहीं पता चलेगा कभी, क्योंकि वो HTTP रिक्वेस्ट से गया डेटा। लेकिन गेट में हमने बुकमार्क कर लिया था और हमने रिट्रीव भी कर देखा, डेटा आ गया था। डेवलपर्स प्रेफर पोस्ट फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा। तो जब भी कोई डेटा सबमिट करना होता है, जनरली डेवलपर्स जो होता है वो गेट को बहुत रेयर यूज़ करता है। उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो डेटा जो भेजे वो उसके साथ जाए पोस्ट के साथ, और आपने भी पोस्ट का ही यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट गेट रहता है, आप लिखें या ना लिखें। तो ये क्लियरिटी मिल गया कि भाई कितना डेटा चलता है इसके अंदर, इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। मतलब इसमें आप ये ना सोचें कि वर्ड वगैरह चक्कर है, ABCD मतलब अगर कुछ लिखा है तो वो 4 हमारे करेक्टर हो गए, समझ गए ना। अब चाहे वर्ड का टोटल कर लो, जिसका मर्जी कर लो, 2000 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो गेट की जैसी रिक्वेस्ट लाओगे फेल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर दोनों फाइल देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PHP में फॉर्म वैलिडेशन कैसे काम करता है। तो बैक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा अपना एक फॉर्म बनाया, नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, और यहाँ से हमारे जेंडर वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है, मेल, फीमेल, अदर। और जो भी हम लोग डेटा यहाँ से सबमिट करेंगे वो हमें क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न होगा कि हमने क्या डेटा सबमिट किया इसके अंदर। जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अनडिफाइंड एरे की जेंडर। बट अगर आप कुछ डेटा लिख लोगे तो ये नहीं आएगा फिर इस केस में। तो जैसे मैं यहाँ तक लिख देता हूँ आर्यन, एक ईमेल आईडी डाल देते हैं, एक वेबसाइट डाल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नथिंग। यहाँ से मैंने जेंडर सेट किया और सबमिट कर दिया, ठीक है। तो इस एग्जांपल में और पहले वाले एग्जांपल में क्या, अभी देखो इसमें कोई वैलिडेशन लगाई नहीं हमने जैसे एक फॉर्म प्रिपेयर करके रखा हुआ है अपना। पहले वाले एग्जांपल में हम लोग एक्शन फाइल में एक एक्सटर्नल फाइल डाल के डेटा वहाँ पर कैप्चर कर रहे थे। इस फाइल में हम लोग सेम फाइल के अंदर डेटा रिटर्न ले रहे हैं कि भाई हमने सबमिट क्या किया। डिफरेंस समझ आ रहा है। अब अगर हम लोग इस फाइल को ओपन करें यहाँ पर, तो ये अपना एक सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर हमने सभी फील्ड के अपने नेम सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। जेंडर हमारे पास 3 है, तो हमने तीनों का नेम जो वो जेंडर रखा ताकि यूज़र तीनों में से कोई एक ही चूज़ कर पाए, ठीक है। इनके नेम अलग अलग नहीं जाएंगे क्योंकि एक डेटा सेट है, या तो यूज़र मेल चूज़ करेगा, या फीमेल चूज़ करेगा, या अदर चूज़ करेगा। तो तीनों का जेंडर मतलब नेम जो है वो एक ही रखा है हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर ऊपर देखो तो हमने कुछ PHP कोड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या है, हमने एक फील्ड जो बनाया था नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट, हमने सबको क्या लिखा, इक्वल टू 1 गो में ब्लैंक। अब नॉर्मल इफ़ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इफ़ नेम 2 टाइम्स इक्वल टू ब्लैंक, फिर हम लोग कंडीशन लिखेंगे एक और, इफ़ जेंडर 2 टाइम्स इक्वल टू ब्लैंक। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, सबको 1 गो में लिख दिया। अगर ये सारे फील्ड इक्वल टू ब्लैंक है तो मेरा कई लाइन का कोड कम हो गया, यानी कि आपने एक ही लाइन में पूरा चेक कर दिया अपना नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट अगर ब्लैंक है, ठीक है, तो उस केस में हमारा कोई एरर जनरेट होना चाहिए। अभी एरर नहीं आएगा। फिर हमने क्या लिखा है पर इफ़ अगर हमारी $_सर्वर रिक्वेस्ट मेथड हमारा क्या चल रहा है, पोस्ट, तो नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर जो हमने ऊपर फील्ड के वेरिएबल हमने सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो टेस्ट इनपुट के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि भाई $पोस्ट में सबको कैप्चर करो, नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर में क्या हमें रिसीव हुआ। अभी टेस्ट इनपुट क्या है, नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, फंक्शन है। हमने उस फंक्शन के अगेंस्ट डेटा भेजा है। अब इससे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर एक हमने एक पैरामीटर सेट किया डेटा।
ठीक है। अब पैरामीटर कहाँ बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स पीएचपी के अंदर। तो आर्ग्यूमेंट्स डेटा जो हमने वेरिएबल बनाए हैं, क्योंकि जब आप पीएचपी में कोई भी पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट सेट करते हो तो आपको वेरिएबल आगे लगाना उसके मस्ट है। ठीक है, जेएस होती है तो हमने सीधे ABCD कुछ भी लिख देते हैं ऐसे ही। हमने पहले क्या लिखा, ट्रिम डेटा। ट्रिम डेटा का मतलब क्या होगा कि अगर आपके फॉर्म में कहीं पर भी यूज़र ने स्पेस लगा दिया, जैसे हमने फील्ड बनाया लाइक फर्स्ट नेम, ठीक है, और यूज़र ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक साथ लिख दिया, अगर उसमें स्पेस है तो ये उसको इनवैलिड कर देगा ट्रिम डेटा। स्ट्रिप स्लैशेस, अगर किसी यूज़र ने कहीं पर कोई स्लैश फॉरवर्ड या बैकवर्ड कुछ भी लगा दिया तो ये उसको रोकेगा। तीसरा क्या है, HTML स्पेशल कैरेक्टर। HTML स्पेशल कैरेक्टर होते हैं आपके जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन। अगर किसी ने कुछ ऐसा लिखा है तो ये उसको सिंबल को कोड में कन्वर्ट कर देगा, %LT जो हम लोग लेस देन और %GT ग्रेटर देन, ये काम करेगा। और हमें यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न डेटा उस केस में। तो अभी हमने सिर्फ इतना लगाया है, ये कोई वैलिडेशन नहीं है, अभी जस्ट सिंपल हम लोगों ने इसको लगा के कोड को हमने प्रोसेस किया। अब हम लोग फॉर्म एक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्शन के अंदर कोई फाइल का नेम ना डाल के हमने क्या करा, एको HTML स्पेशल कैरेक्टर $server PHP सेल्फ, ये हम लोग सुपर ग्लोबल में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा, मुझे PHP सेल्फ मतलब सेम पेज में डेटा आपको रिटर्न हो जाता है PHP सेल्फ मेथड की हेल्प से। तो हमने क्या लिखा नीचे, एको कर दो नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर में यूज़र ने क्या भेजा, और हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, वही डेटा रिसीव हो रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नया क्या है इसके अंदर, ये वाला पार्ट, इसमें वैलिडेशन कैसे काम करेगा, जरा पहले इसको थोड़ा समझो कि इनका काम क्या है। द फॉर्म एलिमेंट को समझो, पहले बैक करेंगे तो यहाँ पर ना हर एक लाइन का आपको मतलब समझ में आएगा कि किससे क्या काम हो रहा है। द HTML कोड ऑफ द फॉर्म लुक लाइक दिस, जो कि हमने यहाँ पर अपना डाल के रखा हुआ है नीचे, ठीक है, ये सारा हमारा फॉर्म का हमने कमेंट बना के डाला हुआ है। व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉर्म डेटा इज सेंड विद मेथड इक्वल टू पोस्ट। व्हाट इज $server PHP self variable? Thus, $server PHP self is a super global variable that return the file name of the currently executed script. So the $_server PHP underscore self send the submitted form data to the page itself instead of jumping to a different page. यानी कि डेमो 1 डेमो 2 वाले जो हमने एग्जांपल देखे थे उसमें डेटा हमारा दूसरे पेज पर जा रहा था। इस वाले पेज में क्या हो रहा है, एक्शन के अंदर हम लोगों ने $server में रिक्वेस्ट लाया PHP सेल्फ, तो यानी कि जो भी डेटा सबमिट होगा सेम पेज पर ही आपको रिटर्न होगा, ठीक है। दिस वे द यूजर विल गेट एरर मैसेज ऑन द सेम पेज एज द फॉर्म। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, व्हाट इज HTML स्पेशल कैरेक्टर्स फंक्शन, जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया हुआ है फॉर्म को सबमिट कराने के लिए। ये वाली फाइल नहीं है, फाइल है हमारी ये, हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है HTML स्पेशल कैरेक्टर। द HTML स्पेशल कैरेक्टर्स फंक्शन convert special characters into HTML entities. This means that it will replace HTML character like less than and greater than with %LT and %GT. तो ये मैंने कोड में लिख के डाला हुआ है क्योंकि इसको मैं रेंडर करा नहीं सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ एक नज़र डालें, ये देखो, तो जो हमारे एरो वाले सिंबल है ना, ठीक है, वो आपके किस में रिप्लेस हो जाएंगे, नॉर्मल इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये कोड लिखूंगा तो ये क्या होगा, रेंडर करेगा वैसे एंगुलर ब्रैकेट बना के, तो इसलिए इसको यहाँ समझना है। दिस प्रिवेंट्स अटैकर फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द कोड बाय इंजेक्टिंग HTML और जावास्क्रिप्ट कोड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स इन फॉर्म, ठीक है। तो HTML स्पेशल कैरेक्टर आपको हैकर और स्पैमर से सेव कर लेता है, तो ये ज़रूरी है लगाना। अगर आप इसको बिना लगाए भी काम करोगे तो हो तो जाएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा कि कल को आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। समझ गए यार, ब्रीच मतलब कि कोई हैक कर सकता है आपके डेटा को। तो जैसे देखते थे ना कि पहले के टाइम में जब अर्लियर स्टेज 2008 की अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग साइट बड़ी हैक हुई थी, ठीक है, बड़ी दिक्कतें आती थी। पेमेंट मैंने किया, तुम्हारे पास तक पहुँचा नहीं, बीच में से कोई ले गया, तो ये पहले चलता था बहुत ज़्यादा। फिर बैंक के अंदर
नई नई सिक्योरिटी लगाई गई, एथिकल हैकर्स के साथ साथ रिक्रूटमेंट तब हुई, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सामने आई कि भाई क्या गलत चल रहा है कोड के अंदर, चेक करो। तो एक दो पेमेंट उन्होंने गलत जाने दिए कि जाने दो, लेकिन देखें पता तो चला कि किस जगह से गड़बड़ आ रही है। तो उन्हें पता चला कि भाई कोड के अंदर ये सारे फॉल्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता है, वेबसाइट सबसे ज़्यादा पीएचपी पर बनी। तो उस चीज़ को बैंक ने क्या करा, बैंकिंग की कोई भी साइट आज के डेट में पीएचपी पर नहीं है, सभी ने क्या करा उसी टाइम पर जावा के अंदर अपने आप को स्विच कर लिया, क्योंकि एक तो जावा के डेवलपर्स बहुत कम होते हैं और जावा हाईली आपकी ना मतलब सिक्योर मानी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि किसी को ना डेटा ब्रीच करना आसान नहीं, तो जितनी भी बैंकिंग साइट आप आज की डेट में देख रहे हो वो सारे के सारे आपके उसी पर चल रहे हैं, जावा के ऊपर। एक होता है जावा स्क्रिप्ट, एक होता है जावा जिसको बोलते हैं जेएसपी, यानी कि जावा सर्वर पेज। तो आपका जेएसपी ओल्डेस्ट लैंग्वेज, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया एएसपी, एक्टिव सर्वर पेज। और जब आपका फेसबुक का टाइम आया ईयर 2000 के बाद में, तब आया निकल के पीएचपी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी कि पर्सनल होम पेज। तो सोशल मीडिया जो आपके बने हैं वो सारे सोशल मीडिया पीएचपी पर डिज़ाइन है टोटल। हाँ, फ्रंट एंड उनके रिएक्ट में डिज़ाइन है, क्योंकि रिएक्ट को भी इंट्रोड्यूस किसने किया, फेसबुक ने, और पीएचपी को इंट्रोड्यूस भी फेसबुक ने किया। पीएचपी की जो लैंग्वेज लिखी गई है वो उन्हीं ने लिखी, मार्क जुकरबर्ग ने, लेकिन अकेले उनका अधिकार नहीं है, बाकी इंडियंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बाद में ले दे के सब अलग हो गया। जैसे गूगल जो है, गूगल भी इंडियंस नहीं बनाया था, लेकिन अल्फ़ाबेट कंपनी ने खरीद लिया प्रोजेक्ट, ऐसा हुआ था। तो गूगल अल्फ़ाबेट का नहीं है, अल्फ़ाबेट ने टेक ओवर किया था उस प्रोजेक्ट को, और उन्हें काफ़ी डिसेंट अमाउंट मिला था जिन्होंने बेचा था। तो अगर पूरा अगर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ो तो अल्टीमेटली समझ में आता है कि भैया सब जगह पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आज की डेट में अगर हम लोग इतना फास्ट नेट चला पा रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक जिसको बोलते हैं, तो उसको ईजाद करने वाले भी इंडियन नहीं थे। एक सरदार जी, में नाम ध्यान से निकल रहा है, उन्होंने बनाया था फाइबर ऑप्टिक। क्योंकि आज की डेट में जो नेट की तार होती है ना, उसमें तार तुम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर ग्लास होता है। जो मोटी सी ब्लैक केबल देखते हैं ना, उसके अंदर दो तीन लेयर होती हैं। उसके अंदर जब बिल्कुल लास्ट निकलता है, तो देखा होगा तुमने, जहाँ पर नेट का जो लोग रिपेयर का काम करते हैं, एक बॉक्सर लेके बैठे होते हैं, वो तारे जोड़ रहे होते हैं आपस में, वो दो ग्लास की केबल को आपस में कनेक्ट करते हैं, जॉइंट उससे लगता है। वो डिफ्यूजन मशीन ही 4.5 लाख की आती है। तो उसके छोटे छोटे वर्जन आते हैं, सबसे छोटी आती है 1.5 लाख रुपए की, जो बड़े बड़े देखते हो ऑरेंज कलर के बक्से वगैरह लेके घूमते रहते हैं वो लोग, उसके अंदर वही सेटअप होता है पूरा। तो उसको इजाद इजाद भी इंडियंस नहीं किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि जैसे हमने फिजिक्स अगर पढ़ा हुआ है, कहते हैं ना कि एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो एल्युमिनियम क्या करता है, करंट का लॉस ज़्यादा करता है। कॉपर में भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता कंपैरेटिवली जितना एल्युमिनियम होता है। अब ग्लास में तो कोई लॉस ही नहीं है। तो ग्लास में डेटा क्या है, लाइट पर चल रहा है, यानी कि एक सोर्स से, यानी कि जहाँ से अगर मेरा नेट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक लाइट भेजी जाती है उसके अंदर, और वो लाइट ट्रैवल करती हुई दूसरे पॉइंट पर पहुँचती है, इसलिए डेटा इतना फास्ट ट्रांसमिट कर पाते हैं हम लोग। और लाइट की स्पीड तो तुम्हें पता ही, फिजिक्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि लाइट स्पीड। तो यहाँ लाइट स्पीड तो नहीं है, बहुत लाइट स्पीड में हम लोग नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बट डेटा बड़ा फास्ट जाता है, स्मूथ जाता है इसके अंदर। तो एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर एक लाइट मूव कर रही होती है, उसी से डेटा आ रहा होता है। तो जो देखते हैं, एक आपका हम लोग जहाँ एंड पॉइंट होता है वहाँ पे एक डब्बी लगी होती है, ठीक है, उसमें एक फाइबर ऑप्टिक जाती है, वो उसको लाइट को एनकोड करती है, सिग्नल को, कि इसमें डेटा क्या आ रहा है, इंटरनेट को एनकोड करने का मूव करती है। फिर तो उधर से चलता है डेटा एनकोडेड मोड में, उधर आकर डिकोड हो जाता है पूरा। सो द डॉलर सर्वर पीएचपी सेल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय हैकर। अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ तो आप क्या सबमिट करें, हैकर्स पता लगा लेंगे, लेकिन अगर मैं HTML स्पेशल कैरेक्टर के अंदर अगर इसको डाल दूंगा तो नहीं पता चलेगा। तो डायरेक्ट यूज नहीं करना है हमने, HTML स्पेशल कैरेक्टर के अंदर ही हमने इसको चलाना है। इफ PHP अंडरस्कोर सेल्फ इज यूज्ड in your page, then a user can enter a slash and then some cross-site scripting accesses commands to execute. Cross-site scripting is a type of computer security vulnerability typically found in web applications. Accesses enables attackers to inject client-side script into web pages viewed by other users. ठीक है, सो मेक श्योर कि कभी भी हम अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ में करना है।
डायरेक्ट चलाओगे तो भी आउटपुट आएगा, इसके साथ चलाओगे तो भी आउटपुट आएगा, लेकिन इसके साथ चलाओगे तो आपकी वेबसाइट में इंजेक्शन नहीं हो पाएगी किसी भी चीज़ की। तो जैसे एक बहुत फेमस इंजेक्शन कहलाती है वेब के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन मान लो किसी ने किसी भी जगह पर कंप्यूटर बैठ के अगर कर दिया, तुम्हारी वेबसाइट पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी डाउन हो जाएगी अगर आपके डेटाबेस पे कोई अटैक करेगा तो। और जब तक वो अटैक कर रहा होगा तब तक आपकी वेबसाइट खुल नहीं सकती, उतनी देर के लिए आपकी वेबसाइट फ्रीज, कहीं नहीं चलेगी। और जैसे ही वो उस मोड से बाहर आएगा आपकी वेबसाइट फिर से चलना चालू हो जाएगी। तो एसक्यूएल इंजेक्शन करे जाते हैं वेबसाइट के अंदर और वेबसाइट को ख़राब कर दिया जाता है। और जिसके पास एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया उसके पास आपका पूरे डेटा का कंट्रोल होता है। तो डेवलपमेंट कहते हैं ना कि जितना अच्छा है उतना ही रिस्की भी है। तो सही तरीके से अगर कोड नहीं लिखा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डेटाबेस ही तो सब कुछ है आज की डेट में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे कि भाई ये स्लैश वाला एक्चुअल में है क्या चक्कर, ताकि हम ये पता लगाएं कि हम ये चेक कर पाएँ अगर मान लो कोई वेबसाइट आपके पास आ रही है किसी की अपडेशन मेंटेनेंस के लिए, तो क्या उसमें सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो हुए या नहीं हुए। मैं देखो सीधी सी बात है, अगर आप फेमस पर्सन नहीं हो तो आपको इसको कोई रिस्क नहीं है। अगर आप फेमस पर्सन हो लाइक गूगल, फेसबुक, याहू, तो आपके ऊपर अटैकर्स अटैक भी करेंगे। भाई कुछ करके देखो, क्या था कहीं किसी ने कुछ कोड में गड़बड़ छोड़ दी हो, कुछ एंट्री पॉइंट मिल जाए। तो जैसे अभी देखा होगा आपने कोविड के टाइम में कि बिहार का बच्चा रिक्रूट हुआ था गूगल के अंदर, रातों रात उसको लेके उठा के तो वो यही था, उसने भाई से हैक मार दिया था जीमेल लेके उसको उठा के कि चलो भाई क्या किया तुमने, कैसे किया बताओ ज़रा। जो गूगल के इतने तगड़े डेवलपर्स लिखना भूल गए कोड, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती। तो कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। वो क्या, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने घर में ताला लगाया, ये मेरा बहम है, ठीक है, कि मेरा सेटिस्फेक्शन भी मैं लॉक करके आया हूँ। जिस दिन तुम्हारा वक्त खराब हो ताले वाले कुछ ही काम नहीं आएंगे। जैसे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम में ना जल्दबाजी में गाड़ी अनलॉक ही छूट जाती है, और किस्मत अच्छी है तो जाके देखा सब ठीक है। और जिस दिन तुम्हारा वक्त खराब होगा, तुम्हारे ताले लगे, कोई हो सकता है शीशा तोड़ के ले जाए, कोई गेट खोल के ले जाए, कुछ भी कर सकता है। तो बस एक साइकोलॉजिकल वाली चीज़ है कि भाई सब सुरक्षित है। आप अपनी तरफ से बेस्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन कोई तुमसे बेस्ट होगा वो कुछ भी और कर सकता है। इनपुट पे सर जावास्क्रिप्ट कोड भी इंजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लगाते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई लेस देन ग्रेटर देन टैग लगा के अपना कोड चलाया, अगर HTML स्पेशल कैरेक्टर को वो उस कोड को अलग कर देगा, यानी कि आपके स्पेशल कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। अब जब वो टेक्स्ट बन गया तुम्हारा कोड तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए HTML स्पेशल कैरेक्टर का यानी कॉलन, सेमी कॉलन, डॉट, कॉमा, जो भी हम लोग कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं सब टेक्स्ट बन जाते हैं इसके अंदर। तो इससे आपका कोड क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। और अगर आपने ये नहीं लगाया तो वो जो कोड आपने डाला वो कोड वैसे ही रेंडर होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की वेबसाइट पर क्या होते हैं, बॉट आते हैं, और बॉट आके आपका जो HTML फॉर्म होता है जो हम लोग बना के लगाते हैं वेबसाइट के अंदर, आपने वेबसाइट बनाई लाइव की, पता चला कि मेरे को आलतू फालतू के मेल आ रहे हैं। तो वो क्या क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे फॉर्म के अंदर सिक्योरिटी नहीं है लगी हुई। तो कोई भी कुछ भी भर के चला जाएगा। तो जैसे हमने अपनी वेबसाइट में एक सिक्योरिटी लगाई, आप देखोगे नीचे कुछ लिखा रहा है प्राइवेसी टर्म, यानी कि हमने इसमें गूगल की एक सिक्योरिटी लगा रखी है पेज के अंदर कि अगर कोई भी मेरे किसी कॉन्टैक्ट के पेज में, ठीक है, जैसा आप यहाँ देखोगे, ठीक है, या जैसे मैं प्राइसिंग के पेज पर आता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कोई सिक्योरिटी आ रही है, नहीं आ रही ना। कहाँ आ रही है, जहाँ से डेटा डल सकता है वेबसाइट के अंदर। जैसे मेरे होम पेज के अंदर क्या सिस्टम है, ये कोड एक्टिवेट हुआ तो नीचे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा जहाँ पर फॉर्म होगा, समझ गए। इसी तरह से मेरे कॉन्टैक्ट के पेज में भी क्या है, एक फॉर्म बना हुआ है। इसी तरह से मेरे ब्लॉग के पेज पर भी ये आएगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग के पेज में मैंने यूज़र को एक न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने का डाला हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर भी मेरे डेटा में सबमिशन होगा मैंने उसको सिक्योरिटी लगा के रखा हुआ है कि कोई भी बॉट आके काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो बॉट्स का काम क्या होता है कि भैया एक साथ चले और पूरी जितनी भी लोगों की वेबसाइट्स हैं, ईमेल हैं, सबको कैप्चर करो, सबको अपने आप ही फॉर्म डेटा सबमिट करना चालू कर दो। तुम सुबह को उठे तुम्हारे 1 लाख मेल चले गए अपने आप ही, कैसे हो गया भाई ये। तो ये बॉट्स का कमाल होता है, यानी कि कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जो वेबसाइट को ढूंढते हैं और उसके अंदर इंजेक्टिंग करते हैं, ठीक है।
तो इससे ये बेनिफिट आएगा। तो ये सिक्योरिटी मैंने अभी हाल फिलहाल में इंटीग्रेट की अपनी वेबसाइट के अंदर फ्राइडे। वैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ, इसका पूरा एक्सेस मेरे पास है। तो जितना भी इसको हम लोग एनहांस कर सकते हैं, बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हमने कस्टम कोड इसके अंदर एक ये किया हुआ है कि यूट्यूब से जैसी ही कोई वीडियो पोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक चल रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो लोड मोर पर जब से डेटा चला तब से लेकर टिल डेट तक का डेटा आता रहेगा इसके अंदर। तो अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है पुराने में देखना है तो यहाँ जाके देख सकता है। और अगर विजिटर ने यहीं पर कोई वीडियो पर क्लिक करके देख लिया फॉर एग्जांपल, तो मेरा व्यू कहाँ हो गया, मेरी यूट्यूब पर काउंट हो गया उसका। बिजनेस हो या जॉब हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड या करियर की ग्रोथ, समझ आया। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से चल रहा है। तो समझ आया कि कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी में लगानी चाहिए। जहाँ भी फॉर्म है वहाँ सिक्योरिटी इज मस्ट। तो एक तो हम लोग अपनी सिक्योरिटी तो लगाएंगे, लेकिन वेबसाइट के अंदर अगर क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है तो उसको गूगल की सिक्योरिटी और दो, क्योंकि गूगल से ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। तो वो जो लगा, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो हमने कैप्चा लगाया वो वाला नहीं कि भी क्या कहते हैं कि भी इसमें कुछ लिखो या कितने इसमें बोट हैं, कितनी इसमें स्टेयर हैं, कितनी इसमें साइकिल है, दिमाग खराब कर दो। अपने को क्या है, सीधा ये लगा दिया, काम खत्म। कोई बॉट चलेगा ही नहीं, यूज़र का टाइम सेव हो रहा है। तो स्मार्ट काम करो, वो वाला नहीं, वो बड़ा सस्ता वाला होता है वो जो इतने ग्राफिक चूज़ करो, ये करो वो करो, वो सब नहीं। आधे लोगों को तो पल्ली ही नहीं पड़ता वो कि कहना क्या चाह रहा है वो। जैसे लिंक्डइन में हाँ, यू आर नॉट अ रोबोट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको हम लोग चेक करेंगे किस तरह से बेसिकली वाली चीज़ हमारी काम करेंगे।